तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल हमने बात की थी मीडिया बनाम माफिया, मीडिया वर्सेस माफिया। आज एक इसी किस्म के अहम मुद्दे की बात करेंगे जिसको हम कह सकते हैं मीडिया वर्सेस एजेंसीज। किस तरह से हमारे देश की एजेंसीज, पुलिस फोर्सेस और ब्यूरोक्रेसी पत्रकारों की हेल्प लेती है किसी बड़े संगीन केसेस में जहां वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। इस बात का सवाल मेरे मन में इसलिए आया कि वो पत्रकार जिसने पहली बार ये रिपोर्ट नशर की थी कि गोल्डी बराड़ को अरेस्ट कर लिया गया है कैलिफोर्निया में, उस पत्रकार ने आज कनाडा के एक रेडियो स्टेशन से बात करते हुए कुछ बातें ऐसी कही हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी। उनका कहना था कि वो लगातार पंजाब पुलिस के आला अफसरों के टच में हैं। उसी तरह वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के टच में हैं और गुजरात की एसटीएफ के टच में भी हैं। ये बात उन्होंने क्यों कही, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी एजेंसी उस पत्रकार की हेल्प ले रही थी गोल्डी बराड़ को ढूंढने के लिए। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बुरी बात भी नहीं है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पत्रकारों को एजेंसीज ने अपनी मदद के लिए हायर ना किया हो या प्रो बोनो उनकी मदद ना ली हो। ये मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है और बहुत से और रिपोर्टर्स के साथ भी हुआ। अगर कहीं एजेंसीज डायरेक्टली कोई काम नहीं करना चाहती, जहाँ उनको लगता है कि अगर हम डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे तो जो क्रिमिनल हैं वो आगाह हो सकते हैं, इसलिए वो पत्रकारों का सहारा लेते हैं, उनकी मदद भी लेते हैं। लेकिन ये बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत बड़ा नेशनल इंटरेस्ट हो, उस समय पे पत्रकारों को एजेंसीज की मदद करनी भी चाहिए, लेकिन बहुत ट्रिकी मामला है, रिस्की है। ये बातें बहुत देर तक छुपी नहीं रहती, बाहर तो आ जाती हैं, लेकिन एजेंसीज वाले ऐन मौके पे हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, इनकी आपस की बात होगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ जो मेरे साथ हुई। सबसे बड़ा जो किस्सा वो 93 के ब्लास्ट के बाद का है। शायद मैंने पहले किसी एपिसोड में इसका जिक्र किया था, लेकिन आज के संदर्भ में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद, मुंबई 93 ब्लास्ट के बाद बहुत सारे आरोपी पकड़े जाते हैं। 300 के ज़्यादा लोग कटहरे में खड़े थे और सबके अलग अलग वकील। जब ट्रायल शुरू होने के पहले जब ऑब्जेक्शन इनवाइट किए जाते हैं तो हर आरोपी का वकील अपने आरोपी की बेगुनाही साबित करने के लिए लंबी चौड़ी बहस करते हैं। जो जब केस कमिट करने के पहले, ट्रायल शुरू होने के पहले एक प्रोसेस होती, और इसमें मुंबई ब्लास्ट केस में गवाह इतने थे कि वो प्रोसेस बहुत लंबा समय ले रही थी। जज JN पटेल उसके जज थे, टाटा कोर्ट के, जिसका जो केस था वो जेल की फरमाइश के अंदर ही लड़ा जा रहा। आर्थर रोड जेल के अंदर एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी जहाँ पे ये केस की ट्रायल हो रही थी, जिसमें जितने बड़े आरोपी थे, कस्टम के ऑफिसर, पुलिस वाले, टाइगर मेमन की फैमिली के कुछ लोग, जिनमें दाऊद इब्राहिम का इन्वॉल्व था, टाइगर मेमन था, दाऊद का भाई अनीस का नाम था, बहुत सारे स्मगलर उसमें इन्वॉल्व थे, मुंबई के साथ लगे कोस्ट के, गुजरात के लोग थे, बहुत सारे पकड़े गए थे और बाकी भाग के पाकिस्तान या दुबई चले गए थे। लेकिन कोर्ट में कार्रवाई शुरू हो गई थी और वो कई महीने तक लटकती रही। लोगों में आक्रोश बढ़ रहा था कि इतनी बड़ी ट्रायल इतनी स्लो क्यों चल रही है।
ये वकीलों की जो बहस चल रही है उससे ट्रायल शुरू होने में देरी हो रही है। और अब देखिए, जब सरकार और एजेंसीज कोर्ट के काम में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, वो बाहर से मदद कैसे लेते हैं। ये किस्सा जरा ध्यान से सुनिए। 94 के दौरान उस समय के जो आईबी के चीफ थे मुंबई में, उनका नाम था टीएस बहाल। वो बाद में एडिशनल डीजी रिटायर हुए महाराष्ट्र पुलिस के। ही वॉज नोन टू मी, मेरे बहुत अच्छी तरह जानते थे। तब से उनको मैं जानता था। जब अमरावती मैं केस के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन करने गया था तो वो एसपी अमरावती थे। तो बहुत हेल्प की थी उन्होंने मेरी उस केस में। तो हमारी अच्छी आपस में एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो गई थी। दोस्ती तो नहीं कह सकते आप, लेकिन अच्छी जान पहचान हो गई थी। उसके बाद कई सालों के बाद करते करते वो एसपी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो बन के मुंबई में उनकी पोस्टिंग हो गई। तो एक दिन मुझे उनका फ़ोन आया। मैं उन दिनों में अपना अखबार बॉम्बे आई अंग्रेज़ी का जो डेली निकलता था वो चलाता था। मैं उसका मालिक भी था, एडिटर भी था। और पूरा 24 पेजेस अ डे टैबलेट साइज का अखबार निकालते थे। अच्छा चल रहा था। क्राइम बेस्ड न्यूज़पेपर था, इवनिंग पेपर था, और बहुत कामयाबी से चला वो बहुत साल। खैर, तो मुझे फ़ोन आया कि आपसे मिलना है, कोई ज़रूरी बात करनी। मैंने कहा आ जाइए ऑफिस में, जब मर्जी, मोस्ट वेलकम। बोलते नहीं, बाहर कहीं मिलते हैं, और ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई लोगों को ऐसा नहीं लगे कि हम कोई छुप छुपा के मिल रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए किसी को। तो हमने वो जो आपसे मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ, बैरीज रेस्टोरेंट का। बैरीज रेस्टोरेंट दिन में तकरीबन खाली होता था, रात को लोगों की भीड़ लगती थी। म्यूज़िक सुनने वाले लोग आते थे, खाने पीने वाले, अंडरवर्ल्ड के बहुत से लोगों की मीटिंगें होती थी वहाँ पे। तो दिन में तकरीबन खाली होता था वो। तो कोई 3 साढ़े 3 बजे का टाइम फिक्स हुआ। रेस्टोरेंट के बाहर एक पेशियो था, छोटा सा, फुटपाथ के ऊपर छत डाल के एरिया कवर किया था। तो ऊपर में बैठ के लोग चाय वाय पी लिया करते थे, वो बहुत कम। तो तकरीबन खाली रहता था दिन के टाइम। तो 3:30 बजे के करीब मैं वहाँ पहुँचा तो बहाल साहब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो बात करते करते, चाय पीते पीते उन्होंने कहा कि आपकी हमें हेल्प चाहिए। मुझे दिल्ली से इंस्ट्रक्शन आई हैं हेड ऑफिस से कि इस केस में बलजीत परमार की हेल्प ली जाए। तो मैंने कहा भाई साहब, ये मुझे ही क्यों चुना गया इसके लिए, और मेरे से सीनियर बहुत पत्रकार हैं, बड़े लोग भी हैं। बोलते उसका मुझे पता नहीं, मुझे तो आपका नाम दिया गया, आगे आपकी मर्ज़ी। इनको बताइए। बोलते आप बहुत एक डिटेल्ड आर्टिकल अपने अखबार में लिखिए कि जो टाडा कोड की ट्रायल शुरू नहीं हो रही, डिले हो रही है, उसके लिए आप कुछ इस किस्म का मटेरियल छापिए कि टाडा जज JN पटेल उससे थोड़ा प्रभावित हों और ट्रायल जल्दी शुरू करें। बड़ी ट्रिकी सिचुएशन था मेरे लिए। मैं एक जज को कैसे बोल सकता हूँ कि आप समय बर्बाद कर रहे हो और जल्दी ट्रायल शुरू करो। लेकिन बहाल साहब ने मुझे समझाया, कुछ टिप्स दिए। वो बहुत प्रिपेयर होके आए थे। मैं आई रिस्पेक्ट इस मैन सिंसेरिटी। काफ़ी सारे फैक्ट्स फिगर्स पूरे वो लेके आए। उन्होंने पूरी फिगर दी कि इतने आरोपी हैं, एक अक्यूज़ के लिए जिरा करने में इतने दिन लग जाते हैं। उसके चलते अगर 300 से ज़्यादा लोगों की बातें सुनी गई तो 1.5-2 साल लग जाएंगे इसी काम में, ट्रायल शुरू नहीं होगा। तो ऑलरेडी इतने महीने लग गए हैं, लोगों में ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि केस की ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुई। तो मुझे भी लगा बात तो सही है, और इसमें कोई बुरा काम भी नहीं है, मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रहा हूँ। चलो, मैंने हाँ कह दिया। तो उनका जो उन्होंने डाटा मुझे दिया था वो ला के मैंने अपने ऑफिस में रात को पूरे सब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी की। तो मैंने सोचा कि अगर मैं लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखूँगा तो ना तो लोगों के समझ आएगा, तो ना जब सब पूरा पढ़ेंगे, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। तो मेरा जो टैबलेट साइज था उसका मैंने 1 पेज तक उसको लिमिट रखा। उसके ऊपर तो हमारा लोगो होता है,
तकरीबन 1/3 जगह जो पेज की लोगो और डेट लाइन वगैरह ले जाती है, नीचे का 1/3 पेज मेरे पास था। तो मैंने उस दिन कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सेप्ट नहीं किया फ्रंट पेज का। मैंने पूरा स्टडी करके उसको बड़े तरीके से एक पेज बनाया, उसका हेडिंग दिया एन ओपन अपील इन द कोर्ट ऑफ टाडा जज श्री JN पटेल, ये उसका हेडिंग दिया। और उसके नीचे मैंने वो सब बातें जो बहाल साहब ने मुझे समझाई थी और जो कुछ मेरी अपनी राय थी इस केस के बारे में, सब वो मिला के मैंने एक ब्लैक शब्द जो होता है अंग्रेज़ी का, काला जिसको हम कहते हैं, तो मैंने ब्लैक शब्द के ऊपर प्ले किया। काफ़ी बार उस शब्द को मैंने इस्तेमाल किया अंग्रेज़ी में कि ये जो ब्लास्ट था, इट वाज अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, सम ब्लैक शीप इज ट्राइंग टू ब्लैकन द नेम ऑफ द कंट्री और अ कम्युनिटी, कुछ इस कंपेयर एंड सम पीपल इन द ब्लैक, जो काला कोट वकीलों का होता है उसकी तरफ इशारा करते हुए, they are trying to delay the trial on behalf of their clients and hide their black deeds, तो समथिंग करके लंबा चौड़ा मुझे अभी याद नहीं पूरा, लेकिन उस वर्ड पे प्ले करके मैंने एक बहुत इमोशनल अपील बनाई कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इसके पहले के लोग इसको पसंद नहीं करें, आई अपील टू द ऑनरेबल जज टू स्टार्ट द ट्रायल इमीडिएटली। ऐसा करके कुछ मैंने वो लिख दिया और साइंड आर्टिकल नीचे लिख दिया, यूर सिंसियरली बलजीत परमार। तो मेरा इवनिंग पेपर था, सुबह 7:30 बजे के करीब मार्केट में आ जाता था और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होते होते पूरे शहर में 10:30-11 बजे तक वो सब सरकारी दफ्तरों में, कस्टम के ऑफिस में, इनकम टैक्स में, पुलिस स्टेशनों में पहुंच जाता था हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से। तो उस दिन 11:30 बजे तकरीबन कोर्ट की ट्रायल शुरू होती है। तो मेरा एक रिपोर्टर जिसका नाम था मंदार परब, वो आजकल भी मुंबई के टीवी चैनल में, मराठी चैनल में नौकरी कर रहा है। तो मंदार परब हमारे अखबार की तरफ से, बॉम्बे आई की तरफ से, वो प्रोसीडिंग्स कोर्ट की कवर किया करता था। रोज़ शाम को वापस आके वो रिपोर्ट बना के दिया करता था जो दूसरे दिन के लिए छपती। तो मैंने मंदार परब को बोला कि मंदार, ये न्यूज़पेपर आज का, ये मेरी ओपन अपील जो है ये जज पटेल के हाथ में पहुंचा देना, उनके रीडर वगैरह को नहीं देना, जज साहब को सीधा देना। और उन दिनों तक, कितने महीनों तक ट्रायल कवर करते करते सब रिपोर्टर्स की अच्छी ट्यूनिंग पटेल साहब से हो गई थी। तो लंच टाइम जब हुआ दोपहर में कोर्ट का, तो मंदार ने उनकी चैम्बर में जाके जज साहब को वो मेरा अखबार पकड़ा दिया। उन्होंने अखबार पढ़ा और कुछ नहीं बोले। लंच टाइम के बाद प्रोसीडिंग चलती रही। जब कोर्ट का ख़त्म होने का समय आया तो जज साहब ने एक अनाउंसमेंट के लिए सब वकीलों को रोक लिया। बोलते, उस दिन शायद ट्यूसडे था, मंगलवार का दिन था, तो मंडे को हमारी ये मीटिंग हुई थी बहाल साहब के साथ। तो बुधवार को ये मेरी रिपोर्ट छपी, जज साहब ने पढ़ी और वकीलों को बोले कि मैं सबको एनफ इज़ एनफ, बहुत टाइम हो गया बहस का, मैं आपको 3 दिन और देता हूँ, सैटरडे तक ये सारे ऑब्जेक्शन जितने फाइल करने हैं ओरली या लिख के, अगर इतना समय नहीं है ओरल के लिए तो सब लिख के ऑब्जेक्शन दे दूँ, मैं अपने आप पढ़ लूँगा और फ्रॉम नेक्स्ट मंडे द ट्रायल विल स्टार्ट। ऑर्डर हो गया। एक अपील ने जज साहब को प्रभावित कर दिया और जब कोर्ट ख़त्म हुई, उन्होंने मंदार परब को बुलाया, मेरे रिपोर्टर को, और उसको कहा कि मिस्टर बलजीत, मैं उनको मिला नहीं था, उनको जानता नहीं था, तो बोले थैंक मिस्टर बलजीत परमार फॉर हेल्पिंग अस आउट एंड कमिंग आउट ऑफ दिस अननेसेसरी डिले। उनको वो अच्छा लगा। मैं शाम तक दिल पे हाथ रख के बैठा था कि या तो शाम को मेरा वारंट आ जाएगा या मुझे कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक जज को कहने के लिए कि उसको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस किस्म से एजेंसीज आपसे कई बार हेल्प लेती हैं और आपको करनी भी चाहिए, जिस जहाँ पे आपका कोई नुकसान नहीं और देश का किसी केस का कोई भला होता है।
एक दूसरी छोटी सी एग्जांपल आपको और देता हूँ। एक एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, बहुत बड़ी पोस्ट होती है मुंबई में। वो मिस्टर मर्चेंट उनका नाम था, पारसी थे। उनके पास कस्टम के केसेस लगते थे, कस्टम, DRI, MLP, जो एंटी स्मगलिंग एजेंसी जो है बेसिकली। तो हुआ कुछ ऐसे कि 15 दिन में DRI, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ने कोई 10-11 बड़े सीजर्स किए गोल्ड के और इस किस्म के स्मगल्ड गुड्स के। और जब आरोपियों को लेके मजिस्ट्रेट मर्चेंट की कोर्ट में जाते थे, वो इमीडिएटली किसी को 20,000 की कैश बेल, किसी को 50,000 की कैश बेल, किसी को 1 लाख की कैश बेल पे छोड़ देते थे। तो स्मगलर अपना पैसा कैश भर के रात तक अपने घर वापस चले जाते थे और उस केस की जो आगे की इन्वेस्टिगेशन होती थी वो रुक जाती थी। तो ऐसे जब 9-10 केसेस हो गए तो DRI के मिस्टर कक्कड़ हुआ करते थे, मैं पूरा नाम तो भूल गया, AK कक्कड़ था, शायद PK कक्कड़ था, वो पंजाबी थे, तो IRS ऑफिसर थे। उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में DRI के कोलाबा में वार्ड्रॉप होटल में उनका ऑफिस था, और उनके साथ एक मिस्टर आयंगर थे, वो भी डेप्यूटी डायरेक्टर थे DRI के। तो दोनों के साथ मुझे उन्होंने खाने पे बुलाया दोपहर को। तो करते करते मुझे उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि आप एक प्लीज़ एक आर्टिकल लिखिए कि ये मजिस्ट्रेट जो हैं ये कैसे फैसला ले रहे हैं, हम उनको नहीं कह सकते, हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि आगे जस्टिस JN पटेल के मामले में मुझे कुछ नहीं हुआ, बच गया, तो ये भी एजेंसीज के लिए काम है, देश का काम है, स्मगलर्स लॉ का मिसयूज कर रहे हैं, चलो देखा जाएगा। तो मैंने उन्होंने सारी मुझे डिटेल दे दी, जो 10-11 केसेस की थी, वो मैंने दूसरे दिन के अखबार में सारी छाप दी। वो भी इसी तरह लिखा कि द चीफ जस्टिस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट शुड टेक एक्शन, और या इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ऐसे क्यों हो रहा है, अगर ऐसे होगा तो एजेंसीज काम कैसे करेंगी। तो बहुत ब्यूटीफुल पीस लिखा मैंने, पूरी वो एविडेंस साथ में लगा के कि इतने तारीख को इतने करोड़ का माल पकड़ा गया, ये आदमी स्मगलर था और इसको 50,000 की बेल पे छोड़ दिया, वो पूरा चार्ट मैंने लगा दिया। और आप मानोगे नहीं, हैरान हो जाओगे कि जब 1:30 बजे 2 बजे तक वो जब कोर्ट में DRI ने अपने किसी वकील के थ्रू वो न्यूज़पेपर की कटिंग चीफ जस्टिस के हाथ में दे दी, और चीफ जस्टिस ने इमीडिएटली आफ्टर लंच ही समन मिस्टर मर्चेंट, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपने हाई कोर्ट में बुलाया और उनको वो रिपोर्ट उनके सामने रख दी कि मिस्टर मर्चेंट, इज़ इट ट्रू। उनके पास कोई जवाब नहीं था, सब सच्चाई थी, हकीकत थी। तो उनको ऑप्शन दिया गया चीफ जस्टिस की तरफ से, द ईदर यू रिज़ाइन और आई सैक यू। तो जस्टिस मिस्टर मर्चेंट ने उसी शाम को रेजिग्नेशन दे दिया। और बेचारे आदमी ठीक है, वो हो जाता है कई बार। उसके बाद एक रिज़ाइन देने के बाद वो प्रैक्टिस करने लग गया हाई कोर्ट में। उनको लॉ की, उन्होंने मजिस्ट्रेट थे, लॉ किया हुआ था। इन ट्रेन में सफ़र करते हुए एक ब्लास्ट हो जाता है, और उस ब्लास्ट में, ट्रेन ब्लास्ट में मुंबई में उनकी डेथ भी हो जाती है। बहुत ट्रेजिक एंड था। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों, एजेंसीज के लिए काम करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन जहाँ पे पूरा कलेक्टिव इंटरेस्ट हो, पूरे देश का मामला हो। बहुत सी रिक्वेस्ट मुझे आती थी एजेंसीज की कि उस आदमी के बारे में हमें खबर दीजिए, मैं मना कर देता कि इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ काम करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मुझे कोई लालच नहीं है, और ना मैंने कभी किसी एजेंसी से एक नया पैसा आज तक लिया, कभी किसी एजेंसी से कोई रिवार्ड नहीं लिया, कोई जिसको इनाम बोलते हैं, जो मेरा कई बार मेरी रिपोर्ट्स की वजह से बड़े बड़े सीजर हुए, उनका 20% रिवार्ड मनी कस्टमर और DRI देती थी, मैंने कभी नहीं लिया आज तक, क्योंकि मैंने कोई रिवार्ड के लिए जो उसके लिए खबर नहीं छापी थी। मैंने तो उस रैकेट को एक्सपोज करने के लिए खबर छापी। तो इसलिए ऑफिसर रिस्पेक्ट करते थे कि ये आदमी को किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। तो जब उस रिपोर्टर ने ये किस्सा आज एक रेडियो स्टेशन पे एक सुनाया, तो मुझे ये बातें याद आई। तो लेकिन कभी इंडिविजुअल केसेस में दखल रिपोर्टर्स को नहीं देना चाहिए, ये मेरी
अपने सब रिपोर्टर दोस्तों को, पत्रकारों को सलाह है, उसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। पत्रकार JA के मामले में हमने ये देखा कि कस्टम वाले उससे पुलिस की खबरें लेते थे, पुलिस वाले उससे DRI की खबरें लेते थे, और अंडरवर्ल्ड का एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की खबर लेता था, दूसरा ग्रुप तीसरे की लेता था, और अल्टीमेटली ही वाज शॉट डेड आउटसाइड द हाउस इन मुंबई। तो ये बड़ा खतरनाक खेल है, और कोई बुरी बात नहीं है एजेंसीज के साथ काम करना, लेकिन एक हद के अंदर रह के करना होता है। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।